नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत के एक बहुत ही अहम वंश तुगलक वंश पर गहराई से बात करेंगे। ये 1320 से लेके 1414 तक रहे। हमारे पास तुगलक वंश .pdf के कुछ ज़रूरी हिस्से हैं। और देखिए, दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक राज करने वालों में से थे ये। इनके कई फैसलों का असर बहुत गहरा रहा, लंबा रहा। तो चलिए समझते हैं इस वंश के उतार चढ़ाव, उनकी नीतियां क्या थीं और उनका नतीजा क्या निकला। कहानी शुरू करते हैं वंश के संस्थापक से, गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने खिलजी वंश के आखिरी शासक को हराया 1320 में और तुगलक वंश की नींव रखी। इनको गाजी मलिक भी कहते थे, है ना? सुना है मंगोलों को कई बार हराया था इन्होंने। हाँ बिल्कुल। गयासुद्दीन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उन्होंने प्रशासन पर भी काफी ध्यान दिया। एक खास बात यह है कि सिंचाई के लिए नहरें बनवाने वाले वो पहले सुल्तान माने जाते हैं। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण है। जी, और एक व्यवस्थित डाक प्रणाली भी शुरू की, जिसे हुलाक पद्धति कहते थे। उन्होंने तुगलकाबाद शहर बसाया और वास्तुकला की एक नई शैली, तुगलक शैली, भी शुरू की। तो एक स्थिरता लाने की कोशिश थी खिलजी दौर की उथल पुथल के बाद। बिल्कुल, एक जरूरी स्थिरता। गयासुद्दीन के बाद तख्त पर आए उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक। इनका नाम सुनते ही कुछ बड़ी लेकिन थोड़ी विवादास्पद योजनाएं जहन में आती हैं, जैसे वो राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले जाना, मतलब दौलताबाद। ये तो बहुत ही बड़ा कदम था। हाँ, वाकई बहुत बड़ा। इसके पीछे वजह बताई जाती हैं, जैसे मंगोल हमलों से बचाव और शायद दक्षिण भारत पर बेहतर कंट्रोल रखना। लेकिन ये योजना शायद जमीनी हकीकत से थोड़ी दूर थी। इतनी बड़ी आबादी को इतनी दूर ले जाना, वो भी उस जमाने में बहुत मुश्किल साबित हुआ। और फिर वापस लानी पड़ी राजधानी। जी हाँ, वापस दिल्ली लानी पड़ी। और ये अकेली योजना नहीं थी जो कह सकते हैं कामयाब नहीं हुई। हाँ, मैंने कृषि सुधारों के बारे में भी सुना है, कुछ कोशिशें थीं। जी, दीवाने अमीरे को ही नाम का एक कृषि विभाग बनाया गया, किसानों को लोन भी दिए गए, तकावी ऋण। पर हुआ ये कि भ्रष्टाचार और सही तरीके से लागू न होने की वजह से ये योजना भी ज्यादा सफल नहीं हो पाई। और वो सांकेतिक मुद्रा वाली बात, टोकन करेंसी, हाँ, वो भी एक बड़ा प्रयोग था। तांबे के सिक्कों को चांदी के सिक्कों के बराबर मान लिया। सोचा था कि इससे चांदी बचेगी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? बड़े पैमाने पर जाली सिक्के बनने लगे घरों में ही। पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से चरमरा गई। ओहो। फिर खुरासान और कराचिल जीतने के लिए सेना भेजी, वो अभियान भी असफल रहे। खजाने पर बहुत भारी बोझ पड़ा। तो इतनी सारी विफलताएं, तो क्या उन्हें बस एक असफल शासक ही माना जाए? पर कुछ लोग उन्हें अभागा आदर्शवादी भी कहते हैं। इसमें कोई सच्चाई है? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। वो बेशक बहुत पढ़े लिखे थे, कई जबानों के जानकार, दर्शन, धर्म, विज्ञान में रुचि रखते थे। कहा जाता है कि होली जैसे हिंदू त्योहारों में भी हिस्सा लेते थे। महत्वाकांक्षा तो बहुत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी योजनाएं अक्सर वक्त से आगे की थीं, या फिर कहें तो अव्यावहारिक साबित हुईं। मशहूर यात्री इब्न बतूता ने उनके समय का काफी वर्णन किया है। और 1351 में जब उनकी मौत हुई तो इतिहासकार बदायूनी ने एक बड़ी मशहूर बात लिखी, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। बाप रे, ये तो काफी सख्त टिप्पणी है। जी, ये उनके शासनकाल की मुश्किलों को दिखाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठे 1351 में। इनका दौर तो बिल्कुल अलग था, है ना? हाँ, सही कहा आपने। जहां मोहम्मद बिन तुगलक अपने बड़े बड़े प्रयोगों और उनकी नाकामियों के लिए जाने गए, वहीं फिरोज शाह ने लोक कल्याण और प्रशासन को व्यवस्थित करने पर जोर दिया। उन्होंने करीब 24 तरह के जो अलोकप्रिय टैक्स थे उन्हें हटा दिया और सिर्फ 4 मुख्य इस्लामी टैक्स रखे: खराज, जजिया, ज़कात और खम्स। जजिया तो पहले भी था, लेकिन इन्होंने कुछ बदलाव किया था। हाँ, एक अहम बात ये थी कि उन्होंने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, जो पहले इससे मुक्त थे। चाई करने वालों पर एक छोटा टैक्स भी लगाया, हक्के शर्ब। कहा जाता है करीब 1200 बाग लगवाए उन्होंने, फलों के बाग। वाह। और कई नए विभाग भी शुरू किए थे, दान विभाग, दास विभाग। बिल्कुल, दीवाने खैरात, गरीबों की मदद के लिए, लड़कियों की शादी के लिए दीवाने बंदगान, दासों के लिए एक अलग विभाग। कहते उन्हें दास रखने का बहुत शौक था, हजारों दास थे उनके पास। अच्छा जी, फिर दफ्तरे रोजगार, बेरोजगारों का रिकॉर्ड रखने के लिए, और दारुल शिफा यानी एक खैराती अस्पताल भी बनवाया। इन्होंने कई शहर भी बसाए, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर। हाँ, फतेहाबाद भी, और दिल्ली में फिरोजाबाद, जिसे अब फिरोज शाह कोटला कहते हैं।
कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई। और अपनी आत्मकथा भी लिखी, फुतूहात-ए-फिरोज शाही। जी, लेकिन उनके कुछ कामों पर, जैसा आपने कहा, सवाल भी उठते हैं। जैसे कुछ सैन्य अभियानों के दौरान मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का जिक्र मिलता है। हाँ, जाजनगर उड़ीसा और नगरकोट कांगड़ा के अभियानों में ऐसा सुनने में आता है। जी, तो उनका शासनकाल मतलब मिला-जुला था। लोक कल्याण के काम भी थे और कुछ ऐसी चीजें भी थीं जो विवादास्पद रहीं। तो फिर फिरोज शाह के बाद जिन्होंने काफी स्थिरता दी, वंश का पतन कैसे हुआ? देखिए, 1388 में फिरोज शाह की मौत के बाद जो उनके उत्तराधिकारी आए, वो काफी कमजोर साबित हुए। आपस में ही झगड़े होने लगे गद्दी के लिए, सल्तनत कमजोर पड़ती गई। और फिर वो बड़ा हमला हुआ। हाँ, असली चोट पहुंची 1398 में। आखिरी शासक थे नसीरुद्दीन महमूद। उन्हीं के समय मध्य एशिया से तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया। उसने भयंकर तबाही मचाई, लूटपाट, कत्लेआम। दिल्ली कई सालों तक उबर नहीं पाई। तो तैमूर के हमले ने तुगलक सल्तनत की कमर ही तोड़ दी। बिल्कुल। इसके बाद तुगलक वंश का शासन बस नाम का रह गया। दिल्ली सल्तनत का विघटन और तेज हो गया और छोटे छोटे राज्य बनने लगे। तो कुल मिला के देखें तो तुगलक वंश की कहानी काफी उतार चढ़ाव वाली है। एक तरफ गयासुद्दीन की ठोस शुरुआत है, फिरोज शाह के प्रशासनिक और निर्माण कार्य हैं, तो दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक की वो भव्य मगर असफल योजनाएं और अंत में तैमूर का विनाशकारी हमला। बिल्कुल। ये वंश हमें दिखाता है कि कैसे शासकों की नीतियां, चाहे वो कितनी भी अच्छी नीयत से क्यों न बनी हो, जमीनी हकीकत, उन्हें लागू करने की क्षमता और उस वक्त के हालात से टकराकर नाकाम हो सकती हैं।